नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से टॉप 300 पॉलिटी MCQ लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज 10वां पार्ट है जो आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट देखिए दोस्तों। आपको टॉप 300 पॉलिटी MCQ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसका कलेक्शन लेकर आया हूँ। और ये 300 क्वेश्चन 3000 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और आप पूरा सीरीज देख लीजिएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में 104 नंबर तक करा दिए थे, आज 105 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 105 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो दोस्तों कह रहा है कि इसमें से कौन सा मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये मुख्यमंत्री नहीं होता है दोस्तों। तो यही जो स्टेटमेंट है गलत है। मुख्यमंत्री जो है अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु होता है। ठीक है, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए उससे वो रिटायर हो जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु होता है। दोनों में से कोई एक जो पूरा हो जाए। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया है। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा उसकी जांच एवं फैसला जो है कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का ही अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है वह उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी विवाद होता है उच्चतम न्यायालय फैसला करता है और 1 माह के अंदर उसके अंदर लाया जाता है। क्लियर। और अनुच्छेद क्या बोले थे, 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। कानी काम 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति है। 54 में क्या है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये बात कहाँ कहा गया, अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, इनमें भाग लेते हैं। क्लियर है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संबंधी जो भी विवाद होता है कौन निपटारा करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्लियर। अब चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है कितने दिन तक? तो 6 माह तक लंबित कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को 6 माह तक लंबित कर सकता है। धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन लंबित करने का उसको प्रावधान नहीं है। क्लियर है। तो राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। राज्यसभा जो है भारतीय संसद के सबसे उच्च सदन है और अस्थायी सदन भी है। संविधान का अनुच्छेद 107 में जो है उल्लेख किया गया है साधारण विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है ना, साधारण विधेयक की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 107 में जो है उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 107 के तहत ही साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में ये जो है 6 माह तक अधिक से अधिक रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में अगर विभेद हो जाए, गतिरोध पैदा हो जाए, तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति आहूत करते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? करें कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? कह रहे राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन क्या कहलाता है दोस्तों? कुछ समय के लिए निलंबन जो कहलाता है प्रविलंबन कहलाता है। ठीक ना, प्रविलंबन कहलाता है। आप लोगों को बताए थे पिछले लेक्चर में कि अनुच्छेद 72 में जो है क्या है? राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 72 में। क्लियर। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी अपराध को कुछ समय के लिए जब निलंबन करते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रविलंबन। ठीक ना। दंड और बंदीकरण दोनों को हटाकर दोषी को सभी दंडावेशों से पूर्णतः मुक्त करना ही क्या कहलाता है? क्षमादान कहलाता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम करना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। परिहार मतलब कि दंड की अवधि को कम, दंड की जो प्रकृति है उसमें कोई कम नहीं किया गया। ठीक है, केवल सजा की अवधि को कम करना ही क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। विराम का अर्थ क्या है? किसी दोषी को जो सजा मिलता है, अगर वह अपंगत है, विकलांग है, गर्भावस्था में है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्या होता है? विराम दिया जाता है। ठीक है, उसकी सजा कम किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रविलंबन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रधानमंत्री रहने से पहले जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो देखिए चौधरी चरण सिंह है। तो चरण सिंह यूपी के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश का। और मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई भी मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक ना, कहाँ का? महाराष्ट्र का, बम्बई का मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रहे थे। एच डी देवगौड़ा जो है वो भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री से पहले। तो कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है कभी मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। क्लियर। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। गुलजारी लाल नंदा जो है 1964 से 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 64 से 66 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1979 में जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई भी मुंबई के मुख्यमंत्री थे,
और 77 से 79 तक जो थे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कब? 1977 में। एच.डी. देवेगौड़ा जो है 1996 से 97 में प्रधानमंत्री बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा जो हैं प्रधानमंत्री से पहले जो थे क्या थे? मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। कहे लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन चुनता है दोस्तों? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं वो उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। तो लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य गण चुनते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। प्रथम लोकसभा जो का कार्यकाल जो था, लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल जो था 1952 से 57 तक चला था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष क्या था? जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर थे, ठीक ना। अध्यक्ष क्या था प्रथम लोकसभा का? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कैसे होता है? व्यक्ष मताधिकार द्वारा, गुप्त मत द्वारा। जो 18 वर्ष से आयु पूरा कर लिया सभी उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसमें मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष किया गया है। कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। और 91वां संविधान संशोधन जो था 91 जो हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी अगर लोकसभा का हो या राज्य विधानसभा का हो, मंत्री परिषद में कितने सदस्य शामिल होंगे? तो जितना सदस्य अगर है उसका 15% जो है मंत्री परिषद में शामिल होंगे। यह जो है किस संशोधन में प्रावधान किया गया? 91वां संविधान संशोधन 91, ठीक ना। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसमें जो है मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक ना। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहे तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। क्लियर है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्यगण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर क्या कर रहा है? इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? आप लोग को बताए हम कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका मात्र अभी वर्तमान में 6 राज्य में है। कौन से 6 राज्य कौन से है? तो देखिए साउथ लिस्ट स्टार्ट करिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। व्यवस्था कहाँ है? तो 6 राज्य में है। कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये मात्र 6 राज्य में जो है आपका क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर है? और जो विधान परिषद जो होता है विधानमंडल का सबसे उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा है उसी तरह राज्य में विधान परिषद है। क्लियर? विधान परिषद के सदस्यों के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष। उसी तरह राज्यसभा में भी 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष, पंचायती राज चुनाव के लिए 21 वर्ष। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ है? तो बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति। किस भारत के सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं।
भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति। तीनों सेना कौन कौन, जल थल और वायुसेना। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी अधिकार है। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या है, अधिकार है। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1895 में। भारतीय थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, आपको बताया था कब, 1986 में किए थे। किसके लिए, भारतीय डाक संशोधक विधेयक के लिए, ठीक ना। और राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि जो है कितना है, 15,000 रुपया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितना है, 15,000 रुपया। अगर जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर है, अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उनकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त होता है तो जमानत राशि जो होता है जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपया है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का उल्लेख है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, याद रखिएगा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषाएं हैं। और संविधान के भाग 17 में जो है क्या है, भाषाओं का बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ और राज्य भाषा जो है क्या है हमारा, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। याद रखिएगा अनुच्छेद 43 के अनुसार, 343 के अनुसार जो है हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी है। दोस्तों राष्ट्रभाषा नहीं डिसाइड किया गया है, राजभाषा। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। क्लियर है। और अनुसूची 8 में जो है 22 भाषा का उल्लेख है और भाग 17, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 344 में जो है राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित एक आयोग बनाने का अधिकार दिया गया है। किसमें, 344 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। प्रथम जो है राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर है। और 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है। और मूल संविधान में कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। पहला जो भाषा है आपका सिंधी जोड़ा गया कब, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी जो है 3 भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन, 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन, बोडमास, याद रखिएगा, बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर। तो वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा है। आंसर क्या आ जाएगा, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 114 नंबर। चलिए 114 नंबर कह रहे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है। मूल संविधान में कहता तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूची है। ठीक ना। प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ
यानी भारतीय राज्यों को बारे में बताया गया है कि क्या है, भारतीय संघ के जो है राज्यों का संघ है, ठीक ना, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के क्या है, वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरा अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसमें है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या बताए थे, छठी अनुसूची में असम मेघालय अत्रि में मिजो, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित क्या है, प्रावधान है। किसमें, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में आपको बताए थे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें हमारा 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं सूची में क्या है, 8वीं सूची में अभी जस्ट बताए क्या है, भाषा का उल्लेख है। टोटल कितने, 22 भाषाओं का किया गया उल्लेख। 9वीं अनुसूची दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, जिसमें क्या था, भू राजस्व कर के बारे में बताया गया था, ठीक ना। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम, 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम 1900 कब जोड़ा गया था, 1988 89 में जोड़ा गया था दोस्तों। दल बदल अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कब, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, देखिए 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना, 52वां 52 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो है आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया जो पंचायती राज से है, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो नगर निकाय नगर पालिका के गठन से है। क्लियर है, 12वां अनुसूची बता दिया आपको। प्रथम अनुसूची राज्यों का संघ का उल्लेख है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। दूसरा अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों का जो है वेतन भत्ता पेंशन के बारे में है। तीसरा अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। चौथा में क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में अत्रि में मिजो, यानी अत्रि में मिजो मतलब क्या, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं में क्या है, कर का भू राजस्व व्यवस्था है ये सब। 10वीं में क्या है, दल बदल। 11वीं में पंचायती राज। 12वीं में नगर निकाय चुनाव के बारे में उल्लेख है। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली है, वो जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था। दिल्ली को क्या मिला था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर का दर्जा किस संशोधन में मिला था, 69वें 69th अमेंडमेंट एक्ट में मिला था, ठीक ना, संविधान संशोधन 69वें में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्या है, करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। पिछले भी लेक्चर में हमने बता दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपता है। और अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक ना, जिसका चुनाव क्यों कौन करता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं अपने पद पर तब तक बने रहते हैं
जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए कि अगर लोकसभा का भंग हो गया है तो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे कब तक, जब तक कि अगली नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक ना। और लोकसभा को क्या है, यह अधिकार है, लोकसभा ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ठीक ना। धन विधेयक का डिसीजन कौन देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम अयंगर, ठीक ना। लोकसभा क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 288 याद रखिएगा। अनुच्छेद क्या है, 288 जो है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय को अगर यह आभास हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में जो भी लंबित है कोई भी मामला जो संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई क्या प्रश्न अंतर्निहित है, तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास हस्तांतरण कर सकता है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 228 के तहत स्वयं मामलों का निपटारा करेंगे, ठीक है, उच्च न्यायालय, और उसको पूरा अपने देखेगा या उसको पुनः अधीनस्थ न्यायालय में लौटाएगा। यह सारा पावर किसको है, उच्च न्यायालय को है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 228 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का। अनुच्छेद 226 में क्या है, रिट जारी करने का। रिट जारी करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से क्या है, ज्यादा है, ठीक ना। और 226 में क्या है, रिट जारी करने का शक्ति है उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 227 में क्या है, अनुच्छेद 227 में जो है उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के न्यायिक प्रशासनिक जो अधीक्षण का अधिकार दिया गया है, ठीक ना। और अनुच्छेद 225 के तहत क्या है, तो उच्च न्यायालय के आधिकारिकता का उल्लेख किया गया है। क्या क्या अधिकार है वो किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 224 में क्या है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 228 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, करेक्ट कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कौन सा मामला नहीं आता है, तो आरंभिक अधिकार। आरंभिक अधिकार जो होता है उच्च न्यायालय के अधीन नहीं आता है, ठीक ना। सॉरी कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो होता है परामर्शी अधिकार जो है वो नहीं आता है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या नहीं आता है, परामर्शी अधिकार नहीं आता है, ठीक ना। उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्शी अधिकार नहीं आता है। संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को केवल परामर्शी अधिकार है। क्लियर है। इसके तहत क्या है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को केवल परामर्शी का अधिकार है, वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। क्लियर है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले ये सब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परामर्शी अधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। यानी अपीलीय अधिकार, निरीक्षण अधिकार, आरंभिक अधिकार ये सब क्या है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। क्या है, करे सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करेगा, कैग, सीएजी। क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह जो है क्या करते हैं,
वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी करते हैं। क्लियर है। वित्त मंत्रालय के व्यय जो भी होता है कौन देखता है? महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान जो लेखा सलाहकार होता है वो काम करता है। ठीक ना। अनुच्छेद 150 के अनुसार जो भी वार्षिक नियोजन लेखा होता है और केंद्रीय वित्त लेखा सब क्या होता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है। तो वित्तीय जो है उसका विवरण खर्चा जो है अंतिम टिप्पणी कौन करते हैं? कैग करते हैं। कौन? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संसद के पटल पर रखते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ बहुत से लोगों को मिल सके। ये ऐसा है सीरीज में चलाया हूँ टॉप 300 जो हर एग्ज़ाम में यह जो है आपका रामबाण साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।